छोटा सा गांव था। वर्षों से वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव का एक निवासी था देवदत्त। देवदत्त के पूर्वज भी हरिनगर के ही थे। वो बचपन से ही बहुत ही उदार स्वभाव का था। वो सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी इंदु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। गरीब होते हुए भी उनके बीच प्यार और खुशी की कोई कमी नहीं थी। अरे भगवान प्रेमा, आज कितना अच्छा मौसम है ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि आज घर पर ही रहूं, बढ़िया बढ़िया तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं, तुमसे बातें करूं, बिटिया के साथ रहूं और फिर आराम से सो जाऊं। एक दिन की छुट्टी ले लो, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अरे भगवान, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन काम पर गए बिना कोई उपाय ही नहीं है। अभी अभी बिटिया का स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। अब काम मन लगाकर करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ जरा। जब तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कोशिश करना कि आज रात जल्दी घर लौट आओ। हर दिन देर से लौटते हो, साथ में खाना हो ही नहीं पाता। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात में जल्दी आ जाऊँ। चलो प्रेमा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शायद दोपहर में मुझे समय ना मिले। तुम जाकर इंदु को स्कूल से ले आना, ठीक है ना? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर जाकर उसे ले आऊंगी। ये तुम रखो और सुनो मेरी बात। पैसे क्यों दे रहे हो? कुछ लाना है क्या? हमारी बेटी इंदु स्कूल से निकलकर कुछ खाने पीने की जिद करेगी, तो उसे जो चाहिए इन पैसों से लेकर उसको दे दे। तुम उसकी हर जिद पूरी करके उसे सिर चढ़ा रहे हो। उसकी वजह से वो बहुत जिद्दी होती जा रही है। अरे प्रेमा भाग्यवान, एक ही तो हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया है। अगर उसकी चाह भी पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। चलो अब देर हो रही है, मैं जाता हूँ। देवदत्त पत्नी को विदा कहकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। गांव में एक ही किराने की दुकान थी। वो दुकान दर्योधन नाम का दुकानदार चलाता था। दुर्योधन एक लालची किस्म का इंसान था। जिसके पास पैसे होते उससे वो बहुत सम्मान से बात करता, और जो गरीब होता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। गांव का एक गरीब किसान था प्रेमानंद। दुर्योधन हमेशा प्रेमानंद से खराब तरीके से ही पेश आता। हाँ, कैसे हो दुर्योधन? राम राम। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब मजे में। अरे इतनी बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। क्या लेने आए हो वो बताओ, मुद्दे की बात करो। भाई, ऐसे क्यों बात करते हो? मैंने तो बस एक सामान्य रूप से पूछा, हालचाल के लिए। अरे हाल चाल क्या हम दोस्त हैं जो तुमको मैं अपना हाल और चाल बताऊं? हैं? क्यों बताऊं मैं तुमको, बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी गलती। अच्छा, 1 किलो चावल और 2 दर्जन केले दे दो। तेरे पास तो पहले से ही पुराने 20 रुपए बाकी हैं। आज वो पैसे दोगे क्या? हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना कि पैसे देकर अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। आज मैं सब चुका दूंगा, चिंता ना करो। प्रेमानंद को सामान देता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पाता है कि प्रेमानंद के पास 5 रुपए कम है। अरे पिछली बार भी 20 रुपए कम दिए थे और घड़ी ले गए थे। अब इस बार भी 5 कम है। अरे दुर्योधन भाई, मुझे सच में पता नहीं चला कि पैसे कैसे कम हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार आऊंगा तो 5 रुपए और ऊपर के दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा। कहीं भाग नहीं जाऊंगा। अरे भाग नहीं जाओगे, लेकिन दे भी तो नहीं रहे, सीधी बात है भैया। अब बहाने नहीं चलने वाले। अभी के अभी पूरे पैसे दो, वरना एक भी सामान नहीं मिलेगा। अरे इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा करते हो दुर्योधन भाई? 100 रुपए का सामान लिया है, बस 5 रुपए ही तो कम है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे कोई सामान नहीं मिलेगा, सीधी बात है। प्रेमानंद ने बहुत विनती की, लेकिन दुर्योधन ने उसे कुछ नहीं दिया। दुखी होकर प्रेमानंद बिना सामान लिए लौट गया। गांव में एक बड़ा कपड़ा कारखाना था, जिसके मालिक थे रामलाल। रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे,
जीवन भर की मेहनत के बाद उन्होंने ये कारखाना खड़ा किया था, लेकिन उम्र की वजह से अब वो खुद सब कुछ नहीं संभाल पाते थे। इसलिए उन्होंने देवदत्त को अपने कारखाने की देखरेख और हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि उन्हें देवदत्त पर विश्वास था। मालिक, शहर से काफी दबाव आ रहा है। सुनने में आया है कि जो आदेश दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक कपड़े बनाए नहीं जा रहे हैं। हमारे मजदूरों की तरफ से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अरे यह तो चिंता की बात है। मालिक, अगर हमारे मजदूर ठीक से काम नहीं करेंगे तो शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी। वहाँ के सभी व्यापारी हमारे साथ काम करना बंद कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। हाँ मालिक, मुझे पता है यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने पूरी समझदारी से आपसे उनके वेतन बढ़ाने की बात की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वे लापरवाही करते ही जा रहे हैं। मुझे अभी तक इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है मालिक। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें रोकता नहीं हूँ। जिन मजदूरों से काम नहीं हो रहा उन्हें निकाल दो और नए मजदूर ढूंढ लो। और क्या मालिक, सोच तो मैं भी यही रहा था कि आपसे इस बारे में बात करूं। हाँ, कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका काम मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब आपने कह दिया है तो मैं जल्दी उनको हटाकर नए लोगों को लाऊंगा। सुना है कि तुमने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया है। बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी। बस आपका आशीर्वाद है मालिक। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अब एक ही बेटी है, उसी के लिए सारे सपने हैं, उसी के लिए सारी जिंदगी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अच्छा, कल का हिसाब मैंने देख लिया था, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। ये रहा, आप चेक कर लीजिए इसको एक बार। अरे तुमने देख लिया तो मेरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रामलाल ने कभी देवदत्त को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं माना, वो उसे हमेशा अपने बेटे की तरह स्नेह और विश्वास देते थे। दुर्योधन के घर में बस वही और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। शादी की कई साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से दुर्योधन हमेशा गंगा से कठोरता से पेश आता था। वो गंगा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था। क्या तुम सो गए हो? अरे अभी तो आंखें मूदी थी, नींद आना शुरू ही हुई थी कि तुमने फटाक से सवाल पूछ लिया। सो गए क्या? खराब कर दी मेरी नींद, क्या कहूं। अब मैं दरअसल, तुम तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो, तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज बहुत दिन बाद माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए उनके पास चली जाऊं। अरे यह नखरे क्यों कर रही हो? अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाओगी तो भाई खाना कौन बनाएगा? क्या चाहती हो कि मैं दिन भर दुकान पर काम करके रात को खुद खाना बनाऊं और घर के काम भी करूं? यही चाहती हो तुम? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस 2-4 दिन की बात है। अगर कहो तो मैं पास के घर की फूलकुमारी काकी से बात कर लूंगी। वो रोज आकर तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर फूलकुमारी काकी यहाँ आकर खाना बनाएंगी तो जो पैसे उस काकी को देना होगा वो क्या तेरा बाप आकर देगा मुझे? मैं तो बस माँ बाप से मिलने जाना चाहती थी। क्या इसलिए मुझ पर हाथ उठाओगे? 100 बार उठाऊंगा। अरे तुम्हारे माँ बाप के पास जाना तो दूर, तुम इस घर की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगी। और अगर दोबारा इस बारे में बात करने आई तो सिर्फ मारूंगा नहीं, टांगे तोड़ दूंगा। बात करती है। बेचारी गंगा रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। दुर्योधन फिर से जाकर सो जाता है। इस तरह दुर्योधन के अत्याचार और अन्याय सहते हुए गंगा के दिन कटते रहते हैं। प्रेमानंद के पिता का नाम था नीलांबर। कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने एक पैर खो दिया था। तब से उनका समय 4 दीवारी के भीतर ही कटता था। जब तक प्रेमानंद घर पर होता तब तक नीलांबर का समय प्रेमानंद से बातें करके कटता। बाकी समय
भाग्य कितना क्रूर है बेटा। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी ना होती। दिन के अंत में तुम्हें मेरी देखभाल नहीं करनी पड़ती। बाबा, पता है, जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे गोद में लेकर पूरा गांव घुमाया था। तुमने तो मुझे बोझ नहीं समझा, तो भला मैं तुम्हें क्यों समझूं? गजब बात करते हो बाबा आप भी। अब तू चाहे जितना भी कह ले, पर मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। तेरे सारे दोस्त शादी करके घर बसा चुके हैं और तू मेरी सेवा करते करते अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका है। बाबा, ऐसी बात दोबारा मत करना। मैंने तुम्हें कभी भी बोझ नहीं समझा, बल्कि तुम हो इसलिए दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है। तुम्हारी सेवा से ही मुझे अपनी खुशी मिलती है। लो बाबा, मैं खाना खिलाता हूँ। लो खाओ, मुंह खोलो। इसके बाद प्रेमानंद अपने हाथों से नीलांबर को खाना खिलाता है। वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। देवदत्त और दुर्योधन के बीच अच्छी दोस्ती थी। देवदत्त सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन दुर्योधन केवल इसलिए उसके साथ अच्छे से रहता था क्योंकि देवदत्त गांव के अमीर आदमी रामलाल के कारखाने में काम करता था। हाँ 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 हाँ, तू तो मुझको भूल ही गया है। क्यों भाई, कितने दिन बाद दर्शन दे रहे हो? बहुत व्यस्त हो गए हो, और इतने व्यस्त हो गए कि हमारी दुकान में ही आने तक का वक्त नहीं है तुझे। हैं? कहाँ बिजी है आजकल, बता बता। अरे, अब क्या कहूँ दुर्योधन, तू जानता है ना, रामलाल बाबू की फैक्ट्री में सारा काम मेरे सर पर है, इसलिए काम का थोड़ा दबाव रहता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बड़े आदमी की बड़ी फैक्ट्री और बड़ी नौकरी तो बड़ा काम। समझ गया समझ गया। अब तू बहुत बिजी हो गया है, अब तेरे पास अपने दोस्तों के लिए समय नहीं है, ये बोल। और क्या? तू सच में अरे पागल है दुर्योधन। चाहे मैं कितना भी व्यस्त हो जाऊं, मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे दोस्त सबसे पहले हैं। जानता है कि नहीं? मैंने तुझसे हमेशा यही बात कही है कि नहीं? अच्छा बता, तू इतने दिन बाद आया है, चल दोनों मिलकर बढ़िया गरम गरम चाय पीते हैं, चुस्कियों के साथ, और गपशप करते हैं। चल ना। आज मत कह यार, आज नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन बाद आराम से फुर्सत निकाल कर आऊँगा, तब जमकर चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है ना? मैं आ जाऊँगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? अरे यार, तू भी ना, वैसे भी दुकान में मेरा समय कटता नहीं है, ऊपर से वो प्रेमानंद है ना, अरे क्या कहूँ, उसके चक्कर में बड़ा झंझट में फंस गया हूँ। प्रेमानंद? क्यों? उसने क्या कर दिया? अरे क्या बताऊं यार, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आ जाता है और पैसे पूरे देता नहीं है। उस दिन मौका मिला तो मैंने भी उसे जमकर सुनाया। दिमाग खराब कर रखा है उसने। अरे ऐसे कितनी उधारी करता रहूं मैं उससे? हाँ, यह बात भी है, सही है। अच्छा प्रेमानंद, वैसे करता क्या है? मतलब खेत जोत कर घर चलाता है ना? गरीब आदमी है, तू अपमान क्यों करता है? अपमान मत करा कर उसका। अरे तो गरीब है तो मैं क्या करूं यार, मेरा भी तो घर है और इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चलता है सब कुछ। अब इसी दुकान से पैसे ना आएंगे तो फिर तो मुझे तकलीफ होगी ना। इसीलिए पैसों को लेकर मैं कोई समझौता नहीं करता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सीधी बात। दुर्योधन जब देवदत्त से बातों में लग जाता है, देवदत्त कोई बहाना बनाकर उससे विदा लेता है और वहां से चला जाता है। नीलांबर और रामलाल लाल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। रामलाल अक्सर नीलांबर से मिलने और उसका हालचाल लेने उसके घर जाया करता था। आज सूरज किस दिशा में निकला है? तुझे तो अपनी फैक्ट्री से फुर्सत नहीं मिलती है, आज कैसे वक्त निकाल के मुझे देखने आ गया। हाँ हाँ, ये समझ ले कि किसी तरह से चल रहा है। और तू बता, पिछली बार जब आया था तब तो तू बीमार था। मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन फैक्ट्री की जिम्मेदारियां, मजदूरों की तनख्वाह की चिंता, सब कुछ मिलाकर तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी बस। अच्छा, अब तबीयत ठीक है ना?
डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। जब तक डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया तब तक उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सच में तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे प्रेमानंद जैसा बेटा मिला है। अरे भाई, आजकल के जमाने में जहां माँ बाप की परवाह नहीं करते बच्चे, वहां पे देख तेरा बेटा तेरा कितना ध्यान रखता है। ये बात तो सही है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरी किस्मत तो वाकई में अच्छी है, लेकिन मेरे बेटे की किस्मत खराब है, जो उसे मेरे जैसा बाप मिला। मैं कभी उसके लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ऊपर से अब इस अपाहिज शरीर के साथ उस पर बोझ बन के बैठा हूं। ओ हो, तू ऐसा क्यों सोचता है? हादसे तो किस्मत में लिखे होते हैं। इसमें तेरा कोई दोष नहीं, और प्रेमानंद तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा आदर करता है। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी तुझे बोझ समझा है। जानता है मित्र, इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा पल कौन सा होता है? जब हर पल उसे ये याद दिलाता है कि वो अपने ही बच्चों पर बोझ बन गया है। खुद को बहुत नाकाम महसूस करता हूं मैं मित्र। यारे, अरे अरे अरे, तू बेवजह खुद को दोष दे रहा है। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। और बेटे का फर्ज होता है माता पिता की सेवा करना, और प्रेमानंद ये फर्ज बखूबी निभा रहा है। इसमें खुश होना चाहिए। तू दुखी हो रहा है? नीलांबर अपने जीवन के दुख रामलाल से बांटता है और रामलाल उसे ढांढस बंधाता है। दुर्योधन हमेशा प्रेमानंद से बुरा बर्ताव करता था, लेकिन उसकी पत्नी गंगा का प्रेमानंद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। गंगा प्रेमानंद को भाई कहकर बुलाती थी। प्रेमानंद भाई, घर पे हो? जरा बाहर आओ ना। अरे गंगा, इतने अंधेरे में मेरे घर के सामने क्यों आई हो? चलो अंदर आओ, आओ चलो अंदर आके बैठो। नहीं भाई, अब बैठने का समय नहीं है। तुम्हारे बिना नहीं खा सकती, इसलिए तुम्हारे और काका के लिए थोड़ा ले आई। अरे पागल है तू, इतनी मेहनत मेरे लिए क्यों की? चल, अब ले आई है तो ला दे, देखता हूँ कैसे बने हैं। अब मैं चलती हूँ, वो घर पे नहीं है। लौटे तो अगर मुझे घर पे नहीं पाया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गंगा प्रेमानंद से विदा लेकर घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में दुर्योधन उसे प्रेमानंद के घर से निकलते देख लेता है। दुर्योधन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ओ गंगा, तू इस अंधेरे में शाम को प्रेमानंद के घर क्यों गई थी? पहले घर चलो ना, फिर सब समझा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी मैं यहां से नहीं हिलूंगा। बता। दरअसल वो मुझे अपनी बहन जैसा मानता है। मैंने कुछ मालपुआ बनाए थे तो सोचा थोड़ा सा प्रेमानंद भाई को दे आऊं। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे नजरों के सामने उस भिखारी से रिश्ता बना रही है, दुष्ट कहीं की। ऐसा मत बोलो, प्रेमानंद दादा बहुत नेक इंसान है, उनके जैसा कोई नहीं। हाँ तो अब तू उसकी तरफदारी कर रही है। अरे चल तू घर आ चल। कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। जोरों की बारिश के कारण देवदत्त काम पर नहीं जा पा रहा था। ज्यादातर समय वो घर पर ही बिता रहा था, लेकिन फैक्ट्री का काम घर से ही किसी तरह चलता रहा। इस बरसात वाले दिन में अकेले घर में मन ही नहीं लगता। हो मेघा बरसे हो मेघा बरसे हो। अरे भाग्यवान, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही दोपहर में ही तो खाना खाया था, अब फिर से तुम्हें खीर पूड़ी लेकर आ गई। अरे मुझे खिला खिला कर मार दोगे क्या भाग्यवान? मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटा। अपनी हालत देखी है, काम के बावज में सूख कर काटा हो गए हो। कुछ दिन घर पे रहो तो अच्छा, खा पी कर थोड़ी ताकत तो पाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जब बना ही दिया है तो मेरी प्यारी बेटी इंदु को भी बुला लो, साथ में मिलकर हम दोनों खा लेंगे। तुम्हारी बेटी अब कहाँ उठेगी? पेट भर के खा पी कर रानी बनकर सो गई है। गंगा, दुर्योधन की पत्नी है ना? क्यों, क्या हो गया उसे?
सुनो, तुमने गंगा की खबर सुनी है? अच्छा, बीमार है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार नहीं, शायद कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में दुर्योधन ने उसे इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। क्यों करता है ऐसा वह? क्या पागल है वह? नमस्कार रामलाल बाबूजी, आज आप इस बाजार में आए हैं। आपको देखकर तो मैं खुद को धन्य समझ रहा हूँ। क्यों भाई? क्या मैं कोई भगवान हूँ या फिर जिन्न हूँ जो मुझे देखकर धन्य हो गए? आप तो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, क्या आप बाजार करने आए हैं? तो आइए मेरी दुकान पे। आइए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप आइए आइए आइए। अरे भाई, मैं कहाँ से खरीदारी करूंगा? यह मेरा फैसला है। क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान से खरीदारी करना चाहता हूं? और वैसे भी मेरे पास इतनी हैसियत है कि मुझे किसी से मुफ्त में कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो लूंगा पैसे से लूंगा। अरे आप तो मेरे बड़े हैं, इसीलिए मैंने बस सम्मान के नाते कहा। तुम्हारे इस सम्मान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी पसंद की दुकानें हैं। मैं वहीं से सामान खरीदूंगा और पहले जाकर अपनी पत्नी को सम्मान देना सीखो, फिर दूसरों को सम्मान देना। बड़े आए, हमको सिखाने वाला खुद के पैर लटके हैं कब्र में। और जवान चल रही है चपड़ चपड़। खुद की बीवी तो कब की मर गई और मुझे बता रहा है कि पत्नी को कैसे रखूं। बेटा, तेरा भी समय आएगा, रुक जा। देवदत्त की बेटी इंदु के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में देवदत्त और प्रेमा दोनों ही गए। कार्यक्रम के बाद तीनों एक साथ घर लौट रहे थे। हम तो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज अपनी बेटी के बहाने स्कूल की कुछ खुशियां देख पाए। अरे भगवान प्रेमा, यह तो बस शुरुआत है। मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना, तो वह हमें देश विदेश घुमाएगी। देख लेना एक दिन। तुम्हें देश विदेश घुमाने की जरूरत नहीं, बस अच्छी इंसान बन जाए यही काफी है। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं पूरे गांव में गर्व से कहता हूँ कि मैं एक कलेक्टर का बाप हूँ। कितने दिनों बाद हम सब साथ में घूमे, खुशी मनाई, परिवार के साथ बिताया गया वह छोटा सा पल सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और जब ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमारे अपने साथ होते हैं, तो बड़ी कठिन वक्त में भी आसान लगते हैं। देख लेना बेटा। पापा, जो मर जाते हैं क्या वो आसमान के तारे बन जाते हैं? अरे, तुम अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा सवाल नहीं पूछते बेटा। आपने ही तो कहा था कि दादू दादी तारे बन गए हैं और वो ऊपर से हमें देख सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। वो हमें जरूर देखते हैं। हम जो बोलते हैं वो भी सुन सकते हैं। तो अगर मैं कभी तारा बन जाऊं तो मैं भी आपको ऊपर से देखूंगी, है ना? छी इंदु, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर कभी ऐसी बात मत करना। मुझे नहीं पता क्यों यह बात अचानक दिमाग में आ गई। माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। प्रेमा और देवदत्त दोनों ही इंदु की बात सुनकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी बात को सामान्य तरीके से टाल देते हैं। दुर्योधन की तरह ही एक और बेईमान व्यापारी था सानू। वो बहुत लालची और चालाक था। पहले भी कई बार उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के जुर्म में जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गलत काम बंद नहीं किए। सानू और दुर्योधन में गहरी दोस्ती थी, इसलिए सानू ने दुर्योधन को सलाह दी कि वह अपनी दुकान की सब्जियों और खाद्य सामग्री में हानिकारक दवाइयां मिलाया करे। मेरी बात सुन, तू जो काम बता रहा है वो बहुत खतरनाक है। तू खुद कुछ दिन पहले इसी चक्कर में पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। अगर मुझे भी थाने जाना पड़ा तो मेरी तो सारी इज्जत चली जाएगी। समझ रहा है ना? अरे अरे, मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ।
तू कुछ समझ ही नहीं रहा है। हाँ, मैं जेल गया था, लेकिन सिर्फ 3 दिन में ही छूट गया। पैसा खिलाया, पुलिस ने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया। हो गया काम। ओहो, सब ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो? अरे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। उल्टा अगर तू मेरी दी गई सब्जियों में मिलाएगा तो सब्जी उल्टी और बिकेगी, स्वादिष्ट भी लगेगी। बिक्री इतनी बढ़ेगी कि तू देखते देखते लाखों कमा लेगा। जब पैसा आता है तो सब ठीक हो जाता है। वैसे तेरी बातें सुनकर दिल खुश तो हो गया। अब तू तो जानता ही है कि मैं पैसों के लिए कितना पागल हूँ, लेकिन मन के कोने में कहीं एक डर भी है। अगर कहीं कोई मुसीबत आई तो तू मेरा साथ तो देगा ना? हाँ, बिल्कुल दूंगा भाई, बिल्कुल। यह भी कोई कहने की बात है? तू बस मेरी बात मान ले। अगर तुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं अपनी दुकान से ही बंद कर दूंगा। और ले जुबान मेरी, अब बोल। धीरे धीरे दुर्योधन भी सानू जैसा ही चालाक बन गया। वह रोजाना अपनी सब्जियों और खाद्य सामग्री में हानिकारक दवाएं मिलाने लगा ताकि उनका स्वाद और तेजी से बढ़े। जैसा सानू ने कहा था वैसा ही हुआ। दुर्योधन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक तरफ दुर्योधन मिलावटी खाने का सामान बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, दूसरी तरफ उसी मिलावटी खाने से गांव के छोटे बड़े कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। उन्हीं में से एक था नीलांबर। अचानक उसके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वह ठीक ना हो पाया। अपने प्रिय दोस्त की तबीयत की खबर पाकर रामलाल उसे देखने दौड़ा चला आया। अरे यह अचानक से गांव में पता नहीं कौन सी महामारी फैल गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मालिक साहब, अस्पताल में एक भी जगह खाली नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पेट की भयंकर समस्या हो रही है। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। कितनी कोशिश की, लेकिन पापा की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं बेचारे पापा। हाँ भाई, अब तो खाने पीने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। पेट की बीमारी शायद खाने से ही हो रही है। मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम लोग मुझसे विदा ले लो। अरे 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 रे, ऐसी बातें मत कर भाई। मैं और प्रेमानंद तुझे दिल्ली लेकर चलेंगे। वहां तुझे और अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे। मैं डॉक्टर से भी बात कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि पापा की जो हालत है उसमें शहर जाकर भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। राम, तुझसे मेरी एक छोटी सी विनती है। अरे विनती क्यों? तू तो बस बोल। बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो प्रेमानंद की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूं। तू उसे एक पिता की तरह संभालना। यही मेरा तुझसे आखिरी अनुरोध है। समय बीतता गया और नीलांबर की हालत और खराब होती गई। अंत में बहुत संघर्ष के बाद नीलांबर मौत के सामने हार मान गया। प्रेमानंद के सिर से आखिरी छाया भी उठ गई और नीलांबर इस दुनिया को अलविदा कह गया। नीलांबर की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद ठीक उसी तरह देवदत्त की बेटी इंदु बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो देवदत्त उसे शहर के डॉक्टरों को दिखाने ले गया, लेकिन वहां भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इंदु की हालत भी दिन-ब-दिन नीलांबर जैसी होती गई। देवदत्त और प्रेमा दोनों टूट चुके थे।
कई दिनों से बच्ची सिर्फ पानी पी रही है, कुछ भी नहीं खा रही। ऐसे में वो और भी कमजोर होती जा रही है। प्रेमा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं डॉक्टर से बहुत विनती कर चुका हूँ प्रेमा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, जैसे कोई नया अभिशाप आ गया है हमारे जीवन में प्रेमा। अब हम क्या करेंगे? प्रेमा, शांत हो जाओ, ऊपर पाले पर भरोसा रखो। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। माँ पापा, मेरे हाथ थोड़ी देर के लिए और पकड़ कर रखो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा, मैं तारों के देश में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। घर लौटकर फिर से खेलोगी, पढ़ाई करोगी, हमसे बातें करोगी और बड़ी होकर कलेक्टर बनोगी। तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत जीवन इंतजार कर रहा है बेटा। तुम ऐसी बात ना कहो। माँ पापा, तुम लोग खुश रहना, मैं जल्दी ही उस देश में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तारा बनकर तुम्हें देखूंगी। अचानक इंदु की आंखें बंद हो जाती हैं। देवदत्त और प्रेमा उसे बार बार पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह समझ जाते हैं कि इंदु अब इस दुनिया में नहीं रही। सारी उम्मीदों को तोड़कर इंदु दुनिया से विदा ले लेती है। देवदत्त और प्रेमा अपनी मृत बेटी को लेकर गांव लौटते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इंदु की मृत्यु के बाद पूरे गांव में दुख का साया छा गया। एक एक करके कई लोग मरने लगे। यह सब एक सामान्य महामारी जैसा लग रहा था, लेकिन रामलाल को कुछ शक हुआ। वो पुलिस और कुछ डॉक्टरों से बात करता है और उनसे अच्छे से जांच करने की विनती करता है। जांच में पता चलता है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके शरीर में एक जहरीला रसायन पाया गया। रामलाल का शक सही साबित होता है। पुलिस और सख्ती से जांच शुरू करती है और आखिरकार दुर्योधन पर शक जमता है। दुर्योधन बुरा हो सकता है, लेकिन इतना घिनौना काम करेगा, यह तो मुझे कभी नहीं लगता था। देवदत्त, लेकिन कल पुलिस उसके घर और दुकान पर छापा मारेगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगर सच में उसने ऐसा कुछ किया है तो जो सजा उसे मिलेगी वह भी कम होगी। अगली सुबह पुलिस दुर्योधन के घर और दुकान को घेर लेती है। तलाशी में पुलिस को उसके घर से एक रासायनिक दवा की बोतल मिलती है, वही रसायन जो मरे हुए गांव वालों के शरीर में पाया गया था। देवदत्त भाई, हम लोग कभी अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैंने भी अपने पापा को खोया है। दुर्योधन पर कितना भरोसा किया और उसी के कारण मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसे क्या मिला हमारा इतना बड़ा नुकसान करके? दुर्योधन को आजीवन कारावास होती है, उसकी दुकान बंद हो जाती है, उसके घर परिवार से सभी गांव के लोग बात करना बंद कर देते हैं। कहानी से सीख हमें कभी पैसों के लालच में आकर गलत काम और गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से अपना और दूसरों का भी गलत होता है।